Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 17, the Union Executive. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर से. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसके पार्ट 1 में ये तो बात सीख ली थी कि जो हमारे कंट्री है इंडिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. क्योंकि बेटा प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है इंडिया में वो डायरेक्ट होता है, मतलब जनरल पब्लिक का रोल होता है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में. ठीक है, वहीं पर जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट, है ना. हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्टोरल कॉलेज बनता है. तो हमारी कंट्री में ज़्यादा पावर किसके पास है? डिसीजन मेकिंग पावर एक्चुअल में किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर हेड है. किसका हेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है? मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. हमारे इंडिया के मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन में से एक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो बेटा अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि विच इंस्टीट्यूशन इज़ नोन एज मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो आप क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का. और इसको हेड कौन कर रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर. अब सुनो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर. डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर. फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन. और होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह. और ऐसे बहुत सारे दूसरे और मिनिस्टर जो हमारे कंट्री के इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के साथ डील कर रहे हैं, भले वो फाइनेंस हो, डिफेंस हो, होम हो, उन सब को संभाल रहे हैं, उन सब को लीड कर रहे हैं कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर. हमारी पूरी कंट्री के फाइनेंस को संभाल रही हैं निर्मला सीतारमन. और फाइनली निर्मला सीतारमन किसकी एडवाइस पे काम करती हैं? प्राइम मिनिस्टर की. तो क्या बात समझ में आ गई? प्राइम मिनिस्टर क्या है? हेड है. किसका हेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री के. बेटा ये भी हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री में, वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट को नॉमिनल पावर्स अवेलेबल है, एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल नहीं है. तो काम तो वो बहुत सारे करते हैं उनके नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे काम तो बहुत सारे होते हैं, पर एक्चुअल में वो सब कामों के लिए एडवाइस कौन देते हैं बच्चा? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को फॉलो करना किसका काम है? प्रेसिडेंट का काम है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्ट. बाउंड का मतलब क्या होता है? बाध्यकारी है वो, है ना. उन्हें मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी ही पड़ेगी. कई बार ऐसा हुआ है एक दो केसेस में कि किसी प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं भी मानी है. और वो एक केस मुझे याद आता है जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट थे. तो इनके बीच में कोई मैटर ज़रूर ऐसा हुआ है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात प्रेसिडेंट ने नहीं मानी है. अदरवाइज 70-72 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्रेसिडेंट किसी प्राइम मिनिस्टर की बात ना माने, हमेशा मान ही लेता है. तो एक इंसिडेंट कब हुआ? जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह. चलो अब हम देखेंगे पोजीशन एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. क्या पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की और वो कौन कौन से काम करता है? तो बेटा हम लोगों ने हमारे इंडिया में किस सिस्टम को अडॉप्ट किया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. किसको अडॉप्ट किया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो एक्चुअल पावर है, जो रियल हेड होता है गवर्नमेंट का, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है बात. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है इंडियन गवर्नमेंट का. क्या ये बात क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? चलो, तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ नोन एज रियल हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. तो व्हाट विल यू आंसर? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. बेटा एक्चुअल में सारी पावर्स तो हमने किसके नाम पे लिख दी हैं? प्रेसिडेंट के. पर वो बेचारा प्रेसिडेंट इनमें से किसी भी पावर को एब्सोल्युटली इंजॉय नहीं करता. एक्चुअल में ये पावर किसके पास ही है? प्राइम मिनिस्टर के पास ही है. क्योंकि प्रेसिडेंट छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम सब किसकी एडवाइस पे करता है बेटा?
प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। सिर्फ एक पावर है प्रेसिडेंट की पास, वो है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस की थी ना। इस पावर के अंदर क्या होता है कि जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले, मतलब हमारे यहाँ जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, इनमें से किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, ठीक, कोई बात। दूसरा, कोलेशन बनाने को भी रेडी नहीं है, कोई कोलेशन भी नहीं बन पा रहा है, तो प्रेसिडेंट किसी को भी चुन सकते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड पॉइंट यहाँ से ध्यान से समझो बेटा कि ये प्राइम मिनिस्टर ही होता है जो एक्चुअली एक्सरसाइज करता है वो सारी पावर जो हमने किसके नाम पर दी हुई है, प्रेसिडेंट के नाम पर दी हुई है। बस एक पावर को एंजॉय नहीं करता, वो है डिस्क्रिशनरी पावर। वो डिस्क्रिशनरी पावर क्या कहती है कि जब ये किसी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिली हो, कोई कोलिशन नहीं बन पा रहा हो, तो प्रेसिडेंट अपनी पसंद से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना देता है ना। लोकसभा में जिन पार्टीज को थोड़ा बहुत मैंडेट मिला होता है उनमें से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बना देता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी सारी पावर हैं? ऐसा इन सारे रीजंस की वजह से है। तो पहला रीज़न है कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हेड होता है कंट्री का। देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बार बार कह रही हूँ इनडायरेक्ट होते हैं, जनरल पब्लिक का उसमें कोई रोल नहीं होता, पर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन जो हैं वो तो डायरेक्ट होते हैं, है ना। ये इलेक्टेड हेड होता है कंट्री का। चलो, दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। प्राइम मिनिस्टर हमेशा किससे बिलोंग करता है? मेजॉरिटी पार्टी से बिलोंग करता है, ये मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है। और चलो, अगर किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, सपोज करो बीजेपी को मेजॉरिटी ना मिले या कांग्रेस को मेजॉरिटी ना मिले, तो ये लोग क्या बना लेते हैं? कोलेशन। तो प्राइम मिनिस्टर या तो लार्जेस्ट मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा, या तो वो लार्जेस्ट कोलेशन का लीडर होगा। आप देखो कोलेशन क्या होता है, जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी को अगर क्लीन मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो शिवसेना के साथ, वो अकाली दल के साथ क्या बना लेते हैं? एक अलायंस बना लेते हैं कि भैया मैं अकेला सरकार नहीं बना पा रहा हूँ, आप भी मुझे हेल्प करो। ऐसे ही कांग्रेस का भी अलायंस है जिसमें कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं कौन? समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर दे, या आरजेडी सपोर्ट कर दे, या ममता बनर्जी की पार्टी कौन सी है, तृणमूल कांग्रेस सपोर्ट कर दे, है ना। तो ये सब पार्टी मिलके क्या बना लेती है? कोलेशन, है ना। तो कोलेशन, जो लार्जेस्ट कोलेशन होगा उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, या तो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जो जीती है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? कोलेशन में ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो सरकार बनाने के लिए साथ में आते हैं, और मेजॉरिटी पार्टी जैसे अभी जो गवर्नमेंट है जो 2014 में भी आई वो भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, 2019 में जो आई वो भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, पर इसके पहले जो अटल बिहारी की गवर्नमेंट आई थी तो वो कोलेशन की गवर्नमेंट थी, अकेले बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लिंक की तरह काम करता है किस किस के बीच में? प्रेसिडेंट, पीपल, पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर लिंक की तरह काम करेगा प्रेसिडेंट, पीपल, पार्लियामेंट के बीच में। जनरल पब्लिक, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक की तरह काम करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर फंक्शन। प्रेसिडेंट जितने भी फंक्शन परफॉर्म करता है उन सब में वो एडवाइस लेता है किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। इन्फॉर्म हिम और हर अबाउट डिसीजन टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर ही किसको बताता है? प्रेसिडेंट को बताता है। और बच्चा जो एडवाइस होती है जो प्राइम मिनिस्टर देता है इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बाध्य है कि उसे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को मानना ही है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर से बता रही हूँ कि आज तक इतने 70-72 सालों में सिर्फ एक ही बार हुआ है, वो भी राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के बीच में, कि एक दूसरे से ये इत्तेफाक नहीं रखते थे, जबकि कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं हुआ आज तक जो प्राइम मिनिस्टर की बात ना माने, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि जो एडवाइस दी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वो एक बाइंडिंग फोर्स है, प्रेसिडेंट को उसको मानना ही पड़ेगा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सिलेक्ट करता है मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जैसे आज एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, तो वो XYZ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके नहीं चुनने गए बेटा। प्राइम मिनिस्टर ने कहीं ना कहीं उनका काम देखा था, उन्हें लगता था यार ये व्यक्ति इतने सालों बाहर एम्बेसडर रहा है तो ये मेरी मिनिस्ट्री को अच्छे से संभाल लेगा, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ने किसको चुना? एस जयशंकर को। ऐसे वो जानते थे कि राजनाथ सिंह डिफेंस को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह को बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनना, उनमें जो मेंबर्स होंगे उन्हें सेलेक्ट करना, ये काम कौन ही करता है? मिनिस्टर।
अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें एक पोर्टफोलियो दे दिया जाता है, पर फिर प्राइम मिनिस्टर देखते हैं यार ये थोड़ी गलती हो गई, मुझे इस व्यक्ति को ये नहीं देना था, तो वो उस व्यक्ति से उस पोर्टफोलियो को छीन भी सकते हैं, किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही पोर्टफोलियोज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो इस 2019 में निर्मला सीतारमन को क्या दिया है, फाइनेंस, है ना। 2014 में इन्हें क्या दिया था, डिफेंस मिनिस्टर को देख रही थी निर्मला सीतारमन। 2019 में किसको देख रही हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देख रही हैं। तो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम पूरा किसको ही जाता है, प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर अपनी इच्छा से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एमंग मिनिस्टर एंड प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जितनी भी मीटिंग होती है उसको प्रिसाइड करने का काम किसका ही होता है, प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर की देखरेख में ही उनकी मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर उसमें पार्ट लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही बेटा कोऑर्डिनेट करते हैं द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उन सब की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर। एंड इज़ द वाइटल लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में बहुत मजबूत लिंक की तरह काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। चलो, अगर कभी ऐसा लगता है प्राइम मिनिस्टर को कि यार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और एक्सपांड करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, 1-2 मिनिस्टर को एक्स्ट्रा ले सकते हैं। वो कभी भी किसी भी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी डिमांड कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है यार इस व्यक्ति को मैंने सिलेक्ट तो कर लिया था पर ये प्रॉपर्ली डील नहीं कर पा रहा है, तो वो उसका रेजिग्नेशन डिमांड कर सकते हैं। चलो, अब इतने सारे पॉइंट्स जो आपने ऊपर पढ़े उससे आपको ये बात तो पता चली गई होगी कि नेशन का रियल हेड तो कौन ही है, प्राइम मिनिस्टर है। ही और सी हैज़ टू आंसर फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। अब बेचा प्रधानमंत्री डायरेक्टली जिम्मेदार होता है किसी भी कंट्री की, मतलब हमारे इंडिया के लिए तो है, और यूएसए के लिए यही कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है ना। क्योंकि यूएसए में, हमारे इंडिया में जो पोजीशन प्राइम मिनिस्टर की होती है, यूएसए में वही पोजीशन किसकी होती है, प्रेसिडेंट की होती है। तो मैंने ये जो बात बोली ना कि हर कंट्री नहीं, हर कुछ कंट्रीज़ में प्रेसिडेंट होते हैं, कुछ में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मतलब एक्चुअल हेड, हमारे कंट्री में भी प्रेसिडेंट है पर वो एक्चुअल पावर नहीं होल्ड करता है, पर यूएसए का प्रेसिडेंट एक्चुअल पावर होल्ड करता है। ठीक हुई बात, छोड़ दो इसको, नहीं समझ में आया तो अभी। तो बेटा जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो फाइनली अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट की सक्सेस के लिए भी और गवर्नमेंट की फेलियर के लिए भी। वो किसी और को आगे नहीं कर सकता। जो अच्छा हो रहा है वो भी उसके माथे और जो बुरा होगा वो तो उसके माथे है ही है। जैसे आज हम महंगाई बढ़ती है तो किसको कोसने लगते हैं, नरेंद्र मोदी को। ये इधर किसी का रेप हुआ, कहीं किसी का मर्डर हुआ, अरे मोदी सरकार अच्छी नहीं है। मतलब देखो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर को लोग जानते हैं, समझते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं। अच्छा काम होगा तो कुछ लोग देखना बिल्कुल इतना ब्लाइंडली बोलते हैं, नहीं 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 मोदी ने हमें खूब इज्जत दिलाई है, मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी आपको बोलते मिलेंगे जब कुछ गलत होगा, नहीं नहीं ये मोदी सरकार बिल्कुल अच्छा नहीं। भले ही वो किसी भी स्टेट के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोई भी गलत काम हुआ, वो क्या बोलते हैं, मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है। तो भैया गवर्नमेंट की फेलियर के लिए, गवर्नमेंट की सक्सेस के लिए फाइनली कौन ही आंसर देगा, प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है उसे लीडर कहा जाता है नेशन का। प्राइम मिनिस्टर इज रिगार्डेड एज द लीडर ऑफ नेशन। इंडिपेंडेंस डे पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एड्रेस करते हैं पूरे नेशन को। कहाँ से, रेड फोर्ट से। दिल्ली में है लाल किला और लाल किले से अपनी स्पीच, अपना एड्रेस देते हैं इंडिपेंडेंस डे पे। कौन, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, लीडर ऑफ द नेशन। लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है। दिल्ली से एड्रेस कौन करते हैं इंडिपेंडेंस डे को, प्राइम मिनिस्टर। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है बात। तो जो जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के वो 5 साल में एक बार होते हैं। इलेक्शन के बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं बच्चा, हु इज़ जनरली द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। अगर आपको लोकसभा में मैंडेट मिल जाता है, मेजॉरिटी मिल जाती है, तो आपकी पार्टी का जो लीडर होगा उसे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। ठीक हुई बात। पर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती पार्लियामेंट में, तब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी और 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी एग्री कर जाती है कि चलो हम सब मिलके सरकार चलाएंगे, है ना, वर्क टुगेदर।
एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, हम साथ में काम करेंगे और अपनी सरकार बना लेंगे। ऐसी सरकार को हम क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट कभी बनती है जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ आएंगी, साथ में मिलेंगी और कोलिशन गवर्नमेंट बना लेंगी। बेटा पर जब एक बार प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, भले वो कोलिशन पार्टी से बने, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी से बने या सिंगल मेजॉरिटी से बने, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट्स नंबर ऑफ मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, जो भी उन्हें लगता है कि यार ये व्यक्ति अच्छा है, ये अच्छा है, इसने इतने सालों से काम किया है, ये बहुत अच्छा कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों की एक लिस्ट बनाते हैं और किसको सबमिट कर देते हैं, प्रेसिडेंट को सबमिट कर देते हैं, ठीक है। जब प्रेसिडेंट इस लिस्ट को अप्रूव कर देता है तो वो अपॉइंट करने लगता है उन सारे मिनिस्टर्स को जो उस लिस्ट में थे, ठीक है। पीएम ने बोल दिया कि एक्स को ये एक्स अच्छा है, वाई अच्छा है, जेड अच्छा है। अब ये लिस्ट किसके पास गई, प्रेसिडेंट के पास गई। प्रेसिडेंट एक बार इसको अप्रूव करके सिग्नेचर करेगा, साथ ही साथ इन सारे लोगों को क्या करा लेगा बच्चा, वो अपॉइंट करा लेगा, ठीक है बात। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म्स, और जो अपॉइंटेड मिनिस्टर्स होंगे उनसे क्या बन जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये पैराग्राफ समझ में आया। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भले वो प्राइम मिनिस्टर कोलिशन से बने या सिंगल पार्टी से बने, वो कुछ लोगों को जो उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जैसे होंगे, या तो हो सकता है अच्छा काम करने वाले हों, पार्टी के सीनियर मेंबर हों, कोई भी हो, उनको सेलेक्ट करेगा, उनकी लिस्ट बनाएगा और किसको दे देगा, प्रेसिडेंट को दे देगा। प्रेसिडेंट फिर उस लिस्ट को अप्रूव करेगा पहले और अपॉइंट कर लेगा वो सारे मिनिस्टर जो उस लिस्ट में थे, और फिर क्या बन जाएगा बेटा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब बेटा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें 3 रैंक्स होती है, 3 रैंक के मिनिस्टर होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। पहले कौन होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे कौन होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरे कौन होंगे, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है बात। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें 3 रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, पहले कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और तीसरे डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अच्छा ये बात एक याद रखना, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, ऑल मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा इसमें सारे के सारे जो मिनिस्टर होंगे उनमें से सभी को किसी ना किसी एक हाउस का मेंबर होना ज़रूरी है, भले वो लोकसभा के मेंबर हों या राज्यसभा के मेंबर हों, एक ना एक हाउस का मेंबर होना उनका ज़रूरी है, ठीक कोई बात। मतलब अगर हमने निर्मला सीतारमन को कोई पोर्टफोलियो दिया या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बिठाया या अमित शाह को बिठाया, तो या तो वो लोकसभा के मेंबर हों, कहीं से इलेक्ट होके आए हों, या तो फिर राज्यसभा के मेंबर हों, दोनों हाउस में से किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए। पर कई बार ऐसा भी होता है बच्चा कि हम किसी नॉन मेंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ना तो वो लोकसभा का मेंबर है ना ही तो राज्यसभा का मेंबर है, तो विद इन 6 मंथ, जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उस अपॉइंटमेंट से 6 मंथ के अंदर वो किसी न किसी हाउस में इलेक्ट होके चले जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। सपोज़ करो मुझे इलेक्ट कर लिया गया किसी भी एक पोर्टफोलियो के लिए, पर मैं ना तो लोकसभा मेंबर थी ना राज्यसभा मेंबर थी, तो अब क्या होगा, तो ये लोग क्या करेंगे, 6 मंथ के अंदर वो जो गवर्नमेंट जिसने मुझे अपॉइंट किया है वो कोशिश करेगी कि मैं किसी ना किसी हाउस का मेंबर तो बन ही जाऊं, ठीक है बात। तो क्या ये पैराग्राफ कंप्लीट है। आप अगर कैबिनेट मिनिस्टर हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से एक हैं, तो आप किसी ना किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट को तो बिलोंग करोगे, या तो लोकसभा और राज्यसभा। कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि आप नॉन मेंबर होंगे, ना ही तो लोकसभा के मेंबर होंगे ना राज्यसभा के मेंबर, तो क्या होगा बेटा, आपको चुन तो लिया जाएगा, पर विद इन 6 मंथ, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हुआ उससे 6 महीने के अंदर आप किसी ना किसी हाउस में फिट कर दिया जाएगा। चलो मतलब अब बेटा जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट हो जाता है, अब काम किसका आता है, प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जितने भी उस काउंसिल में मेंबर होंगे उन सबको एक पोर्टफोलियो दे देगा, एक सेपरेट डिपार्टमेंट दे देगा और कहेगा भैया अब इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, इस पोर्टफोलियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। इसी को हम कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज। सो आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू अलॉट ईच मिनिस्टर अ सेपरेट डिपार्टमेंट एंड दे हैव टू हैंडल दैट डिपार्टमेंट solely. Okay, they can take the help of other people but responsibility is their only. Okay, उनकी responsibility होगी, भले वो help किसी से भी ले ले। इसी को हम क्या कहते हैं, allotment of portfolios.
जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ के अगर हम एग्जांपल देखें तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेन अफेयर्स। बेटा अब ये फॉरेन अफेयर्स का नाम बदल के क्या हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है, अभी है एस जयशंकर। चलो अब हम कैबिनेट को देखेंगे तो बच्चा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका इनर कोर होता है कैबिनेट। कैबिनेट क्या है, इनर कोर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना बेटा, इनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई। तो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास, एंड मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड पॉलिसीज। बेटा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो हाईएस्ट रैंक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसकी होती है बच्चा, कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है। और इनकी अगर पोस्ट ज़्यादा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है बात। तो जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी। द कैबिनेट होल्ड द रियल एग्जीक्यूटिव पावर, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथों में ही होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास ही होती है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट में जो एक्चुअल रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास ही होती है, कैबिनेट के पास ही होती है। एंड इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और लोकसभा के लिए ये लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, जो कैबिनेट होता है उसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं किसकी, इंडियन गवर्नमेंट की, और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। कैबिनेट ऑफिस में तब तक ही रह सकता है जब तक इन्हें मेजॉरिटी इनके पास हो, ठीक है। इट इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी, जब तक मेजॉरिटी इनके पास है तब तक ही कैबिनेट इनके पास है। एक बार किसी भी वजह से एक मिनिस्टर की गलती से, दूसरे मिनिस्टर की गलती से मेजॉरिटी गई तो पूरा के पूरा कैबिनेट, पूरा के पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब साथ में रिज़ाइन करेंगे। चलो, तो द कैबिनेट कैन रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी, जब तक मेजॉरिटी इनके पास है तब तक ऑफिस इनके पास है। मतलब लोकसभा में मेजॉरिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है, जब तक मेजॉरिटी आपके पास है, कैबिनेट आपके पास है, काउंसिल आपके पास है। इफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट एनी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, अगर किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा इमीडिएटली। बेटा ये जो होता है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। जब एक किसी पर्टिकुलर पर्सन की पॉलिसी से मेजॉरिटी में लोग इत्तेफाक ना रखते हों, मतलब समर्थन ना देते हों, और कई बार ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कई बार पूरी की पूरी सरकार भी हो सकती है कि जब मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लगे कि यार सरकार ये गलत कर रही है, ये पर्टिकुलर व्यक्ति ये गलत कर रहा है, तो पूरे के पूरे कैबिनेट को रिज़ाइन देना पड़ेगा, वो भी इमीडिएटली। चलो, इफ़ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड इन अगेंस्ट एनी वन कैबिनेट मिनिस्टर, किसी भी एक कैबिनेट मिनिस्टर के अगेंस्ट में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ता है, वो भी इमीडिएटली, जल्दी से। एंटायर काउंसिल हैज़ टू आंसर फॉर द शॉर्ट कमिंग्स और फेलियर ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ एनी वन मिनिस्टर, एक मिनिस्टर की भी कोई गलती होती है, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू उसके साथ होता है, उसकी शॉर्ट कमिंग के लिए पूरे के पूरे काउंसिल को आंसर देना पड़ता है। ये कोई बात, इसलिए बहुत सोच समझ के ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं, एक की गलती पूरी सरकार खत्म। द एंटायर काउंसिल हैज़ टू आंसर फॉर द शॉर्ट कमिंग्स और फेलियर ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ एनी वन मेंबर। वाई थिंक एंड आंसर, सोचो और जवाब दो। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर, बिकॉज लेजिस्लेचर कैन रिमूव दैम बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अविश्वास प्रस्ताव ला के लोकसभा या लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सकता है ना। तो लोकसभा कैन रिमूव और लेजिस्लेचर कैन रिमूव ministers, council of ministers by passing or by bringing vote of no confidence। इसका आंसर एक बार गूगल पे और प्रॉपर तरीके से देख लेना है ना, हो सकता है मेरा आंसर बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट ना हो, एक बार देख लेना। चलो अब हम देखेंगे, गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा बेटा। सिविल सर्वेंट्स को देखेंगे अब हम, है ना।
तो सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं बच्चा? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये इलेक्टेड नहीं होते हैं बच्चा, एक बहुत ही भयंकर एग्ज़ाम को पास करके आते हैं जिसे हम बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप लोगों के घरों में आसपास भैया दीदी बहुत सारे लोग होंगे जो अभी इनकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ पहले प्रिपरेशन कर चुके होंगे। एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम यूपीएससी के पास करके आते हैं। कौन? सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी आती हैं, जाती हैं, नेता आता है, नेता चला जाता है, ये अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं। आई बात समझ में? जैसे आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल नहीं होगी। पहले कांग्रेस की थी, आज कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, पर ये लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये रिटायरमेंट की एज में ही रिटायर होते हैं, इनका कोई फिक्स 5 ईयर टर्म नहीं होता है। जब ये एम्प्लॉय होते हैं उससे लेकर रिटायरमेंट की एज तक ये जॉब में मतलब ड्यूटी में रहते हैं। तो ध्यान रखना, सिविल सर्वेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। दे कैन बी अपॉइंटेड इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब सिविल सर्वेंट कौन हो सकता है? एक IAS ऑफिसर हो सकता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस IFS हो सकता है, इंडियन पुलिस सर्विस IPS हो सकता है। सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट किया जाता है कैसे? एक एग्ज़ाम से। उस एग्ज़ाम का नाम है यूपीएससी। सिविल सर्वेंट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद 2 एग्ज़ाम होते हैं और फिर इंटरव्यू होता है। पहले एक एग्ज़ाम होगी, उसमें पास होगी तो दूसरी होगी, और दूसरे के बाद फिर आप फाइनल दोगे इंटरव्यू। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर ट्रेंड। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाता है और वो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे काम करने लगते हैं। तो सिविल सर्वेंट क्लियर है कौन है? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, ये सब सिविल सर्वेंट ही हैं जिनका अपॉइंटमेंट होता है आफ्टर क्लियरिंग अ यूपीएससी एग्जामिनेशन। चलो, so student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.